बोधन आपू। कृष्णा जी, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया जुड़ने के लिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। होपफुली मैंने आपका नाम का सही प्रोनाउंसिएशन किया, अगर नहीं तो माफ़ करिएगा मुझे। थोड़ा पहले अपनी इस कंपनी का जो आपका एक ऑर्डर बुक है, इसके बारे में बताइए। क्या ज़्यादातर डिफेंस से है, लेकिन अभी आप एरोस्पेस की तरफ भी जा रहे हैं, इसके बाद और डाइवर्सिफिकेशन भी करेंगे या अभी इन दो स्पेस में ही रहेंगे? तो गुड आफ्टरनून एंड मुझे शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये ऑर्डर बुक जो है स्प्रेड है चार वर्टिकल, जिसमें चार इंडस्ट्रीज जिसमें हम फोकस करते हैं: एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल और इंडस्ट्रियल। ऑर्डर बुक ये चारों वर्टिकल में स्प्रेड हुई है। मेडिकल थोड़ा छोटा है दूसरे तीनों से कंपेयर करें तो, लेकिन ये चारों में स्प्रेड हुआ है। और हमारी ये प्लान है कि आगे बढ़ते हुए भी ये चारों इंडस्ट्रीज में फोकस करेंगे, क्योंकि ये चारों में कॉमनैलिटी ये है कि जो प्रोडक्ट्स ये इंडस्ट्रीज में बनते हैं वो हाईली रिलायबल, हाईली सेफ्टी क्रिटिकल होते हैं। तो द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन, ट्रेसेबिलिटी वगैरह कॉमन है ये इंडस्ट्रीज में, तो वो हमारे डिफरेंशिएटर है। और हम ये चारों इंडस्ट्रीज में फोकस करेंगे और इक्वल करने की कोशिश करेंगे। एक आपके इशू में जो अच्छी चीज़ लगी कंपैरेटिवली, कि आपका इशू फुल्ली फ्रेश इशू है, कोई ओएफएस नहीं है, और वो सारा का सारा पैसा जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उसके यूज़ में देख रहा था। वर्किंग कैपिटल के लिए बल्क ऑफ यूज़ हो रहा है आपका 291 करोड़, रीपेमेंट ऑफ डेट 154 करोड़, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ 74 करोड़। तो क्या आपने कुछ एक्विजिशन के साथ मामले सोचे हुए हैं, और उसके लिए फिर आपको आगे और पैसा चाहिएगा? और ये आईपीओ से आपकी डेट कितनी कम हो जाएगी? जो आप रीपेमेंट ऑफ डेट कर रहे हैं, कितनी डेट कम हो जाएगी इससे आपकी? जो हमने आरएचपी में एक्विजिशन के लिए 70 और करोड़ टारगेट किए थे, वो उसके पीछे सोच ये है कि हमारे पास तो कैपेसिटी है। अभी भी हम 1/3 कैपेसिटी पे चला रहे हैं, मैसूर और हैदराबाद प्लांट्स मिला के। तो कैपेसिटी की बात नहीं है, लेकिन कैपेबिलिटी की बात है। हमारे कस्टमर्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्लोजर टू जहां वो है, उनके आसपास में मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, उनके आसपास में फाइनल असेंबली चाहिए। तो उसके लिए अगर उसके लिए हम एक्विजिशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एक्वायर कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए उसके बारे में मैं और कुछ ज्यादा नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टारगेट हमने नहीं देखा है। लेकिन देख रहे हैं, और अगर और इसमें पैसे लगाने हैं, इक्विटी लगाना है, तो तब हम सोचेंगे कि अगर उस पे और डेट लेना चाहिए या और इक्विटी लेना चाहिए। जो भी एक्सटर्नल डेट है 150 करोड़ रफली, पूरी एक्सटर्नल डेट हम पे बैक करेंगे। लेकिन जो इंटरनल डेट है, जो साइंट पेरेंट से साइंट डीएलएम को दिया गया है, रफली 175 करोड़ की डेट है, वो हम पे नहीं करेंगे, वो ऑपरेशन से पे करेंगे अगले 2-3 साल में। तो वो डेट बाकी रहेगा। ओके, जो पेरेंट से करीब 175 सीआर का वो डेट है वो रहेगा, वो इंटरनल एक्रूवल से पे किया जाएगा, और जो एक्सटर्नल डेट है 150 करोड़ रुपए का, वो आप स्टेट में पे करेंगे आईपीओ प्रोसीड से। कृष्णा सर, थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों में, इनफैक्ट लास्ट 3 सालों में जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है वो कैसी रही? और दूसरी बात, सिंस यू टॉक्ड अबाउट आई थिंक 4 वर्टिकल्स, इन चारों वर्टिकल्स में आपने कहा कि मेडिकल अभी एक काफ़ी सब्सटेंशली छोटा आपका एक चंक है, रेवेन्यू मिक्स क्या है सर? थोड़ा सा बताइएगा एग्जैक्टली। तो लास्ट ईयर्स तो डबल डिजिट ग्रोथ थी, 12-13% की ग्रोथ थी, लेकिन वो कॉन्शियसली थी, क्योंकि हमने क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू पे फोकस किया। हमारी फोकस मार्जिन्स पे थी। 3-4 साल पहले मार्जिन्स तो लो सिंगल डिजिट्स में थे, 3-4% के थे। अब एबिटा मार्जिन्स FY22 में 12% थे, FY23 में 11% थे फॉर द होल ईयर। अब वापस फिर से 12% के पास आ जाएंगे, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट्स किए थे लास्ट ईयर क्वाइट अ बिट, और वो इन्वेस्टमेंट्स का फुल इफेक्ट अभी, अब्जॉर्प्शन फुल इफेक्ट नहीं आ रहा है, अब आ जाएगा जब ग्रोथ आएगा। तो पॉइंट ये है कि हमारी फोकस पिछले 2-3 साल में क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू पे थी, मार्जिन ऊपर लाने का था, इसीलिए रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा स्लो रहा। लेकिन आगे बढ़ते हुए हमारी ऑर्डर बुक से ये कॉन्फिडेंस आता है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो इंडस्ट्री एवरेज है, इंडस्ट्री तो 30% के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन रेवेन्यू ग्रोथ भी हमारी इंडस्ट्री एवरेज के करीबन होगी, उससे थोड़ा ज्यादा ही होगी।
In terms of the breakdown, rough breakdown, clear breakdown RAHP में है, but rough breakdown तो ये 3 industries करीबन 25 to 30% है जो मेडिकल, एरोस्पेस और डिफेंस, और मेडिकल एक 10% है, सॉरी इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस और डिफेंस रफली 25 to 40 के बीच में, और मेडिकल बाकी का 10% है रफली। और लेकिन आगे बढ़ते हुए हम ये 4 वर्टिकल पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डी रिस्किंग पे बहुत ध्यान दिए। ये सब इंडस्ट्रीज सिक्लिकल होते हैं अल्टीमेटली, तो वो सिक्लिकलिटी अगर 1-2 इंडस्ट्रीज में स्ट्रांग है तो वो सिक्लिकलिटी के वजह से डाउनटर्न बहुत इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। एट द सेम टाइम अगर टू मेनी इंडस्ट्रीज में फोकस किए तो एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन बिल्ड नहीं कर सकते, और वो एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन ही हमारी डिफरेंशिएटर है। ओके, दैट्स गुड। आप तो यहाँ पे थोड़ा रेवेन्यू पे फोकस नहीं रहा है, तो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू और मार्जिन्स को इम्प्रूव करने में साइंट डीएनएम का एक फोकस रहा है। अच्छा सर, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा, आपके प्रमुख क्लाइंट्स कौन से हैं और इनका अप्रॉक्स जो एवरेज स्टे ड्यूरेशन होता है आपके साथ वो कितना होता है, और जो आपके टॉप 2 क्लाइंट्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आपके रेवेन्यू में? तो हम 5 क्लाइंट्स के बारे में आरएचपी में मेंशन किए थे, क्योंकि वो 5 से हम परमिशन लिए थे, और एक तो बीईएल है इंडिया में, एक तो मॉलबायो है इंडिया में, लेकिन 3 ग्लोबल बहुत से बड़े ग्लोबल एमएनसीज है, थालिस, हनीवेल और एबीबी, और ऐसे ये 3 जैसे और एक 10 का क्लाइंट है जो हम बात नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उनसे परमिशन नहीं पूछे। लेकिन ये जो क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स है, ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटर्स होते हैं, ये इनकी स्पेंड तो हमारी रेवेन्यू से 100 टाइम्स 200 टाइम्स है ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो हमें तो ये लगता है कि रनवे बहुत है ये क्लाइंट्स के साथ, हेडरूम बहुत है ये क्लाइंट्स के साथ, इसीलिए इन पे फोकस करेंगे। हमारी अगर आप टॉप 2 क्लाइंट्स देखें तो रेवेन्यू, और टॉप 2 मुझे अब याद नहीं है, लेकिन टॉप 10 तो 90% कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर बट टॉप 10 एवरेज टाइम हमारे साथ 11 साल रहे टॉप 10 कस्टमर्स हमारे साथ। ओके कृष्णा सर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और ऑल द बेस्ट आपको इस आईपीओ के लिए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस ऑलरेडी मिला है इस आईपीओ को। थैंक यू।